and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसकी थियरी हमने कंप्लीट कर ली है। आज का है लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमें देखने MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो नीट और CET के लिए आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन 11th बायोलॉजी विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं और आंसर कौन सा करेक्ट होगा। आप लोग क्या कर लो, एक पेन ले लो ताकि आप लोगों को पता हो चलना चाहिए कि कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से, तो आप मार्क कर लोगे। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? तो यहाँ पे नाम होगा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी साइज़ बहुत ही कम है। जब थ्योरी ली थी पहले लेक्चर में मैंने बताया था। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रेंज ऑफ साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो साइज की रेंज है और करेक्ट ऑर्डर कौन सी है, ऐसा पूछा है उन्होंने। तो बैक्टीरिया की जो रेंज होगी वो होगी 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? डी आंसर करेक्ट होगा, 3 to 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दे, उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। यस, नर्व सेल जो नर्व में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे बॉडी के फिलामेंटस सेल होते हैं और वो लॉन्ग होते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है सेल कंसेप्ट जिसे कहा जाता है, द कंसेप्ट एक कंसेप्ट है ओमनिस सेलुला ई सेलुला वॉज एक्सप्लेन बाय रुडोल्फ विश्चाउ। तो विश्चाउ ये इस नाम के साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय निकोलसन एंड सिंगर। निकोलसन और सिंगर ने सेल थ्योरी नहीं बताई थी। ओके, उन्होंने मोसक मॉडल बताया था, तो ये रॉन्ग है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट सेकंड के लिए? स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसका क्वेश्चन 3 का आंसर है ए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम। नया सेल कहाँ से जनरेट होता है? जो नया सेल होगा वो कहाँ से जनरेट होगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं हमारे बॉडी में वो सेल डिवीजन करते हैं और नया सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल प्रेजेंट होते हैं बॉडी में उनसे नया सेल बनता है। तो आंसर होगा सी, प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर मेसोसोम्स इज प्रोड्यूस बाय द इनफोल्डिंग ऑफ। तो मेसोसोम्स किस में फोल्डिंग के साथ फॉर्म होते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग होती है उससे क्या है? मेसोसोम्स फॉर्म होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देखो द राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज ऑफ टाइप। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कितना होता है राइबोसोम? 30S। तो S क्या है? सेटबर्ग्स यूनिट है, तो 30S होगा। तो 6 का आंसर क्या होगा? सी होगा, 70S होगा, 30 नहीं 70S। तो आंसर होगा सी। कंप्लीट द एनालॉगी। F प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, तो R प्लाज्मिड कहाँ पे यूज होंगे? F फॉर फर्टिलाइजेशन, तो R कहाँ पे यूज होंगे? सी द क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबॉडीज। तो जो एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस में ये क्या होता है? यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ग्रोथ ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग इलोंगेशन टेक प्लेस बाय। तो जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है इलोंगेशन में? तो ये होती है बिकॉज ऑफ इंट्रोसेप्शन। तो बी इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। तो सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में होती है, यस। प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, यस। अलगल सेल में होती है, यस। तो आंसर होगा ऑल ऑफ अबोव। इन सब में सेल वॉल क्या होगी? प्रेजेंट होगी। सिर्फ एनिमल सेल में क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी सब में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस और ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन
द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल इज नोन एज। तो सेल टू सेल जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा डर्मेटा। तो प्लाज्मा डर्मेटा जो होता है वो क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? तो आप लोगों को पता होगा सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट से क्या बनती है? सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 11 नंबर का डी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, क्यों? किसके प्रेजेंस की वजह से? क्वेश्चन नंबर 12। तो ये लिपिड के वजह से क्या होता है? फ्लूइड के फॉर्म में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, लिपिड की वजह से ये फ्लूइड फॉर्म में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इसमें से सिलेक्टिवली परमिएबल, वो तय करता है कि उसे कौन से मटेरियल को सेल के अंदर जाने देना है और किसको रोकना है। तो ये क्या होते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर ए इज करेक्ट फॉर 13 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टर्म एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया था उस पर ब्लैक कलर के जो डॉट डॉट होते हैं उसकी वजह से उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो वो जो ब्लैक डॉट थे वो क्या थे? याद करो, वो डॉट क्या थे? वो डॉट थे यहाँ पे RNA, सॉरी RNA नहीं, ये वो डॉट क्या थे? राइबोसोम्स थे। राइबोसोम के डॉट से जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं डॉटेड फॉर्म में। तो इसका आंसर होगा C14 का, राइबोसोम्स। नेक्स्ट है, गोल्गी बॉडी इज एब्सेंट इन। तो इनमें से कहाँ पे गोल्गी बॉडी एब्सेंट होती है? तो देखो, प्रोकैरियोट्स में गोल्गी बॉडी नहीं होती, मैच्योर मैमेलियन RBC में गोल्गी बॉडी नहीं होती, अकैरियोट्स ऐसा कुछ प्रेजेंट ही नहीं है दुनिया में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबो, इन तीनों में क्या होगी? गोल्गी बॉडी एब्सेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, लाइजोसोम्स आर नॉट हेल्पफुल इन। तो लाइजोसोम इसमें से किसके लिए हेल्पफुल नहीं है? तो लाइजोसोम इनमें से 16 नंबर क्वेश्चन, लिपोजेनेसिस के लिए यूजफुल नहीं है, बाकी सब जगह पे लाइजोसोम्स यूजफुल होते। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा साइज भी छोटा है, तो अच्छे से देखो। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो देखो पहला क्या है? लाइजोसोम एंजाइम डू नॉट डाइजेस्ट देयर ओन मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो लाइजोसोम्स जो एंजाइम होते हैं वो आप सबका डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो अपने मेम्ब्रेन का प्रोटीन भी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग नहीं है। दूसरा है, एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ लाइजोसोम एंजाइम इन लिमिटेड अमाउंट डज नॉट हार्म द सेल बिकॉज pH ऑफ साइटोसोल इज नियरली न्यूट्रल। ये भी करेक्ट है। कभी कभी एक्सीडेंटली अगर एंजाइम ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं तो जो साइटोसोल है वो न्यूट्रल होने की वजह से कोई हार्म नहीं होता। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, एनी इनसफिशियंसी in the secretion of liposomal enzyme leads to disorder. For example, genetic disorder Klinefelter syndrome. तो Klinefelter syndrome के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स के नंबर में अगर चेंज हो जाए तो ये सिंड्रोम होता है। मतलब ये फीमेल ही होते हैं लेकिन इनमें मेल के कैरेक्टर भी आ जाते। ओके, तो ये सॉरी मेल ही होते हैं ये, लेकिन इनमें फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो आप लोगों को किन्नर पता होंगे तो वो क्या है, उनको डिसीज़ है क्लाइनफेल्टर डिसीज़ कहा जाता है उसे। तो ये इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ लाइपोसोम की वजह से नहीं होता है, ये किससे वजह से होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, तो जीन्स में चेंज होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होने की वजह से ये डिसीज़ होगा। तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। ये इससे लाइपोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं, इससे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे जो जीन्स है, हमारा जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए थर्ड क्या है? रॉन्ग है। फोर्थ क्या है? देखो यहाँ पे
ड्यू टू इनसफिशियंसी, फोर्थ वन, प्रोटीएज ब्रेन गेट impaired resulting from the accumulation of fat। तो प्रोटीएज और ब्रेन में फैट्स जनरेट होने का, एक्यूमुलेट होने का कोई रिलेशन नहीं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। तो देखो कहाँ पे है वो ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ वाला सी, स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट। पहले दो करेक्ट है, तीसरा और चौथा क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, टोनोप्लास्ट इज डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय। तो किससे सराउंडेड होती है ये मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट होता है वैक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनेल कंटेन डीएनए। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनेल है 19 नंबर जिनमें डीएनए प्रेजेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, यस। पेरोक्सिसोम में नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नो, राइबोसोम नो, माइटोकॉन्ड्रिया यस, क्लोरोप्लास्ट यस, क्लोरोप्लास्ट यस, डायसिटियोसोम्स नो। तो किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज 20 नंबर। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होगा वो कैसे होगा, नेकेड होता है, यस, आंखों से देख सकते हैं। सर्कुलर होता है, यस। डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब दो लाइन, दो हेलिक होते हैं, यस। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। 21 नंबर देखो, विच ऑर्गेनेल इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनेल है जो 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। 4 ऑर्गेनेल दिए नीचे, तो उनमें से कौन सा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और उस मेम्ब्रेन में थोड़ा सा स्पेस भी होता है। तो आंसर होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल सराउंडेड होता है 2 मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, F1 पार्टिकल आर प्रेजेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है F1 पार्टिकल। ओके, 23 नंबर है, डैश डैश आर ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो कौन होते हैं जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 23 का आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। प्लांट का जो भी पार्ट हमें ग्रीन दिखता है सब जगह पे क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द राइबोसोम। तो 4 स्टेटमेंट दिए, उसमें से एक करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट हमें राइबोसोम के बारे में ढूंढना है। मतलब जो 4 स्टेटमेंट है उसमें से 3 करेक्ट स्टेटमेंट है राइबोसोम के लिए, और एक क्या है, इनकरेक्ट, मतलब रॉन्ग होगा फॉर द राइबोसोम्स। तो देखो कौन सा है, ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। यस, 2 सब यूनिट होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में दोनों क्लोज आ जाते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है पहला। दूसरा, राइबोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। नो, राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन नहीं होते, और ये नहीं सेल बाउंड ऑर्गेनेल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। यस, इन दोनों से ही बोलते हैं, आरआरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम किस ही साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बी स्टेटमेंट रॉन्ग है कि डबल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। नहीं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर एंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर राइबोसोम। सी द 25 नंबर क्वेश्चन, द स्पेस बिटवीन 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज। 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो याद रखना है, पेरी प्लाज्मिक नहीं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, इन ईकैरियोटिक सेल द क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन। जो ईकैरियोटिक सेल है मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारा जो क्रोमोसोम है मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसका आंसर होगा ए, न्यूक्लियस। 27 नंबर,
व्हाट इज नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन, तो आंखें बंद करके लिखना है 46। 23 पेयर होते, 23 नहीं लिखना है, 23 पेयर्स होते, टोटल कितने हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में। अगर कम ज़्यादा हो जाए तो डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर सी, ड्यूरिंग which stage of cell division chromosome becomes distinct and can be clearly identified, distinct हो जाते हैं और हम क्या कर सकते हैं, उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कौन सा होगा, मेटाफेज जो होता है सेल डिवीजन का, हमें सेल डिवीजन पूरा चैप्टर देखना है तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम मेटाफेज के टाइम पे अच्छे से दिखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि उस टाइम पे वो कंडेंस हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। ओके, उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो कौन से प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब मैंने ये पढ़ाया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एमसीक्यू पॉइंट है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ विच प्रोटीन, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, बनते। ट्यूब्यूल नाम है उसका, माइक्रोट्यूब्यूल, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा उसमें। चलो अभी कुछ कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के क्वेश्चन देखते थे अब तक जो नीट या सीईटी में आए ऐसे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ऐसा क्वेश्चन है। और कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिख रहा होगा गोल्गी एपरेटस से, लाइजोसोम से, वैक्यूल से, राइबोसोम से। कॉलम बी में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड एंड डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। तो हमें अच्छे से पेयर करना है। तो गोल्गी एपरेटस का काम क्या है, इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, मतलब ए का थर्ड होना चाहिए। तो देखो ए का थर्ड कहाँ पे, बी और डी पे, मतलब पहले दो कैंसिल हो गए, बी और डी में ही कोई करेक्ट आंसर होगा। ओके, सेकंड है लाइजोसोम। लाइजोसोम का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल। तो बी का आंसर 4 होना चाहिए। तो कहाँ पे दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ओके, वैक्यूल का रोल क्या है, वैक्यूल क्या करता है, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये वैक्यूल मतलब एम्प्टी सैक होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर उनको उस बैग में, उस सैक में भरते और बॉडी सेल से बाहर फेंकते। ओके, राइबोसोम्स, तो बहुत बार बताया मैंने, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है ये राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होता है, कैसे होता है 12th में देखना है। तो यहाँ पे दिया है नीचे, चूज राइट मैच फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। ये नीट का क्वेश्चन है 2019 का, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। पहले का थर्ड होगा, सेकंड का फोर्थ होगा, थर्ड का 2 होगा और फोर्थ का क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो ये बी ऑप्शन क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंसेप्ट ऑफ ओमिन सेलुला असेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज प्रपोज बाय, ये भी नीट का क्वेश्चन है 2019। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन और पीजी मतलब ग्रेजुएशन, तो हम अंडर ग्रेजुएशन का ही देख रहे हैं। तो ये किसने, कौन से साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया था, इस फिनोमिनन को, इस कंसेप्ट को। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, तब भी देखा था, इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चोव। ओके, तो सी इसका ऑप्शन होगा, रुडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, ये भी नीट का क्वेश्चन है 2018 का। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसमें से किस में पार्टिसिपेट करेगी, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल में क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। ओके, तो इसका आंसर है बी, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर्म न्यूक्लियोलस। तो इनमें से कौन सा न्यूक्लियस का ट्रू फॉर्म है, ये भी नीट का क्वेश्चन है 2018 का। तो देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इट इज़ द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट होगा। लार्ज न्यूक्लियली आर फाउंड इन सेल आर एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो न्यूक्लियाई लार्ज कहाँ पे होती है, जिस सेल का काम ज़्यादा होगा, जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी उस सेल में होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी की सबसे बड़ी एक्टिविटी और सबसे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज न्यूक्लियो होगी। तो न्यूक्लियस इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। फिफ्थ क्वेश्चन है,
गिवन बिलो आर सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो इनकरेक्ट मैच हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये MST CET का क्वेश्चन है 2018 का, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो इसमें से फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो देखो चारों मैच को, पहला है लाइजोसोम्स फ्लैगोलोसाइटोसिस, तो ये करेक्ट है। सेंट्रियोल, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये भी बराबर है। स्पिंडल फॉर्मेशन कब होता है, सेल डिवीजन में देखेंगे हम। स्पैरियोसोम स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट्स, ये भी करेक्ट है। लास्ट वाला है ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, नो, ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प ही नहीं करता। फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प करते हैं। तो ये मिसमैच हो गया। तो डी ऑप्शन क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, लेकिन इनकरेक्ट मैच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ATP। तो ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन है जो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ATP के फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेगा एनर्जी के फॉर्म में। तो 6 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है सेल का। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन फ्रॉम ATP ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, द ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, मतलब जहाँ एयर यूज होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो जो स्टिकी कैरेक्टर होता है बैक्टीरियल सेल में, उसे इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। ये भी नीट का क्वेश्चन है 2017 का। तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, एक स्टिकी मटेरियल प्रोवाइड करेगा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, विच इज़ रिच इन ग्लाइकोप्रोटीन एंड कुड बी लूज शीथ कॉल्ड एज द स्लाइम लेयर। तो ये क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ऊपर का जो कोटिंग है शीथ मतलब लेयर, इसे क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। एंड ये जो ऊपर का कोटिंग है जिसे स्लाइम लेयर कहा जाता है या फिर ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, ये स्टिकी मटेरियल होता है, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, ग्लाइकोकैलिक्स भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे स्लाइम लेयर होता ऑप्शन तो भी करेक्ट होता, ग्लाइकोकैलिक्स को ही स्लाइम लेयर भी कहा जाता है। तो इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों, जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं मैंने सारे कवर कर लिए, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लिए हैं। तो आप लोगों को मैंने आंसर बता दिए। एक बार होमवर्क के नोटबुक में सारे नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ते रहिए। जल्दी ही मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का। ये बायोमोलिक्यूल्स हमें 11th में बायोलॉजी में और 12th में केमिस्ट्री में भी है। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।